हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमडी कोचिंग पर हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित दूसरे पार्ट पर चर्चा करते हैं। हम लोग देख रहे थे संविधान घटना चक्र में जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना चैप्टर है उसी क्वेश्चन को और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखिए। हम भारत के लोग वी दी पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। ये किस भाग में है? संविधान की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग देखे थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्टार्टिंग में ही हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये स्टार्टिंग है भारतीय संविधान का। ये प्रस्तावना उद्देश्य का या प्रेम्बल ये यहीं से शुरू होता है, हम भारत के लोग से ही शुरू होता है। तो जाहिर सी बात है ये संविधान की प्रस्तावना यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्ण है और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। सार्वभौमिकता क्या होगा? सार्वभौमिकता उत्तर देख लेते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानवाधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से समान अधिकार मिलना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कौन सा सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में निहित है। हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत की संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व जो तीसरा शब्द था वो क्या था? अखंडता। ठीक, यही पंथ निरपेक्ष क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष किसे कहा जाता है या पंथ निरपेक्ष किसे कहा जाता है? उस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहा जाएगा जिस राज्य का कोई या जिस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, यानी कि वहां पर किसी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, सभी धर्मों को समान भाव दिया जाता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में अनेक धर्म है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भारत धर्मनिरपेक्ष को ही कहा जाता है कि भारत में अनेक धर्म, ऐसा नहीं है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हाँ ये भी सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का ये भी अर्थ नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, हाँ ये भी सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उत्तर देख लेते हैं। व्याख्या: भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता है, लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष भी है, यही संघीय नहीं है। संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द
संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समता व बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 1 में, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ। ठीक, यहाँ पर इंग्लिश में जो शब्द यूज किया गया कौन सा? यूनियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लोक कल्याण शब्द नहीं है। यहाँ पर डी वाला आंसर आ जाएगा। लोकतांत्रिक शब्द है लेकिन लोक कल्याण शब्द नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है, इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? क्षमा करिएगा दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, 3 न्याय की बात की गई। कौन से न्याय? 3 न्याय। कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और चूंकि ये आर्थिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। देख लिया जाए इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, देखिए यहाँ पर हमने जो बताया अभी, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं है। निम्नलिखित 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है। जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया ऊपर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला क्या है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जब 1950 में संविधान लागू हुआ था उस समय प्रस्तावना के भाग नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता, समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो जाहिर सी बात है कि 1950 संविधान में नहीं थे। दूसरा, उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं 1977 के, नहीं 1976 के संशोधन द्वारा, इसके गलत हो जाता है। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं 76 के। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि इनको संविधान की प्रस्तावना का अंग माना जाता है। अब व्याख्या देख लेते। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 3 जनवरी 1977 से जोड़े गए।
चलिए 33वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान विशेषज्ञ या संविधान निर्माताओं ने ज्यादातर लोगों ने उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना है, जबकि बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। ये कौन सा अनुच्छेद 32? अगर बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन चूंकि अम्बेडकर का नाम यहाँ लिया नहीं गया है, इसलिए जाहिर सी बात है पूछना चाह रहा है कि अन्य जो विद्वान हैं उनके अनुसार उद्देश्य का प्रियम्बल को माना जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था संविधान सभा के समक्ष? पंडित नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और कब संविधान सभा ने इसको पारित किया था? 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया था। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सुभाष कश्यप ने क्या कहा है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका प्रियम्बल को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक विचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ये किन्होंने कहा था? के एम मुंशी ने। भारत संविधान की प्रस्तावना को संविधान की जन्मपत्री कहा। जन्मपत्री का मतलब जन्म कुंडली कहा। वही बात जो अभी हम लोगों ने इसके पहले कहा। तो के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य या गणतंत्र की क्या कहा है? जन्म कुंडली या जन्म पत्री कहा है। तो के एम मुंशी यहाँ पर उत्तर सही होगा। अगला देखते हैं 35वां। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने कहा है। हम लोग जब इस चैप्टर शुरू में जब हम लोग देख रहे थे नोट्स, तो वहां पर मिला हुआ था कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने कहा। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से काम किया था। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी ना, वो कौन सी समिति थी? प्रारूप, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको पांडुलिपि समिति भी कहा जाता है। इस समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और उसमें अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक, बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। कब कहा था? 19 अगस्त 1947 को। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी। कब? जो है 1960। बेरुबारी वाद 1960 में कहा गया कि उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का अंग नहीं है। हालांकि वह संविधान की व्याख्या करने के लिए एक प्रेरणा या स्रोत का काम तो करती है, लेकिन संविधान का भाग नहीं है। इसको संविधान का भाग नहीं माना गया। लेकिन बाद 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले को ही पलट दिया और उसमें कहा कि नहीं, प्रस्तावना देश का संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे अन्य उपबंध एवं अनुच्छेद महत्वपूर्ण है ना, उसी प्रकार से संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर कौन सा हो जाएगा? बेरुबारी। अगर यहाँ पर ये पूछे कि किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना है, तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 होगा। इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। बेरुबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। जो भी हम लोग चर्चा की वही बात है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कौन सा है?
तो ये कौन सा हो जाएगा आपको उत्तर? देश का संविधान का भाग है। किस किस बात में कहा उच्चतम न्यायालय ने? तो वही है केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 के मामले में कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, उसमें उत्तर वो नहीं है। उत्तर ऑप्शन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य नहीं है, तो ये मुंबई बनाम यूनियन स्टेट। हम लोग नोट्स के नोट्स पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्नगत वादों में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देश का संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देश्य का को संविधान का भाग माना गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद ये जो वाद आया था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी उद्देश्य को संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। चूंकि ऑप्शन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य नहीं है, मुंबई का ऑप्शन है, मुंबई वाद का है, तो इसलिए मुंबई वाद इसमें से राइट होगा। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान के मौलिक संरचना मूल ढांचा माना? यहाँ पर तो कौन सा है? जाहिर सी बात है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है, उसके अस्तित्व को बहुत अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि अगर इसमें संशोधन हो जाएगा, इसके मूल ढांचे में अगर संशोधन हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो जाएगा, तो ये हमारा संविधान वही नहीं रह जाएगा, ये अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। इसलिए 1973 के बाद में कहा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, यद्यपि इसमें संशोधन किया जा सकता है, संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन उतना ही कर सकती है जिससे इसका मूल ढांचा है ना वो बरकरार रहे। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा संविधान अपना अस्तित्व खो देगा। तो इसमें कहने का मतलब है इसमें संशोधन सकारात्मक रूप से हो सकता है, नकारात्मक रूप से इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने देखा कि बाद में जो संशोधन किया गया 1976 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो संशोधन किया गया ना, वो प्रस्तावना को और समृद्ध बनाता है, क्योंकि वहां पर 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। इससे क्या होता है, हमारी जो प्रस्तावना है और संबल बन जाते हैं और समृद्ध बन जाता है, जबकि उसमें से कोई शब्द घटाया नहीं गया है, निकाला नहीं गया है। इसका मतलब वहां पर जो संशोधन किया गया है ना वो सकारात्मक है, वो संशोधन क्या सकारात्मक, अच्छा संशोधन बना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 39वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। उनकी व्याख्या का जो संविधान की प्रस्तावना में आदर्श एवं उद्देश्य की जो रूपरेखा की गई ना उसकी व्याख्या कहाँ होती है? उसकी व्याख्या संविधान के जो आने वाले भाग है, जैसे भाग 3 हो गया, भाग 4 हो गया, भाग 4 का हो गया, उसमें उनकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 कौन सा है? ये भाग 3 है। राज्य की नीति निश्चित तत्व ये भाग 4 है, ये भाग 3 है संविधान का। और मौलिक कर्तव्य ये कौन सा है? भाग 4 का। इन सब अध्यायों में जो प्रस्तावना की जो मूल बात थी, जो आदर्श उद्देश्य थे ना, उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई आगे, और जो उसका निष्कर्ष है ना उसकी रूपरेखा कहाँ दे दी गई थी? पहले ही दे दी गई थी, संविधान की प्रस्तावना में ही दे दिया गया था। इसलिए उत्तर यहाँ पर ये सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ पर
व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य यानी कि हमारे जो संविधान का जो उद्देश्य है ना, उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ दिखाई पड़ जाता है, वो प्रस्तावना में दिखाई पड़ जाता है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा या अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में इन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राष्ट्र की नीति, निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई। यहाँ पर 3 अध्याय में की गई है। संविधान का जो उद्देश्य था ना, आने वाले 3 चैप्टर में इसकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकार भाग 3, राष्ट्र की नीति निर्देशक भाग 4 और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 40वां क्वेश्चन, 40वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्य, ये जाहिर सी बात है, प्रस्तावना में उद्देश्य हमारे मिलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई यहाँ पर। और स्वतंत्रता कितनी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाए, यानी कि उसके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव ना किया जाए, उसकी जाति, रंग, धर्म, इन सब के आधार पर। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न किया, यानी कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में प्रत्याशी बनने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। अगर इस प्रकार से सभी के साथ न्याय किया जाएगा तो किस प्रकार का न्याय है? सामाजिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सामाजिक इसमें सब में है। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, इसलिए सांस्कृतिक न्याय की बात नहीं की गई है, सांस्कृतिक नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया। किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का उपबंध कहाँ किया गया है? तो उद्देशिका तो है ही, देखिए उद्देशिका इसमें भी है। राष्ट्र की नीति, निषेध तत्व, मूल अधिकार किसमें होना चाहिए? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय किसमें होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो राष्ट्र की नीति निर्देशक तत्व के आधार पर होना चाहिए। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। हाँ देखिए, भारतीय संविधान के उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। आर्थिक न्याय की बात 2 जगह की गई है। एक तो प्रस्तावना हो गया आपका, कौन सा हो गया? एक प्रस्तावना हो गया, और जो दूसरा क्या हो गया? डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने का उपबंध किया गया, यानी कि आर्थिक न्याय की बात की गई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से देखना है।
संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है, ये तो गलत है, संविधान का भाग है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग। ठीक, अगला देखते हैं। संविधान का भाग किंतु किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। कि हम लोगों ने नोट्स में ही पढ़ा था कि उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका विधिक प्रभाव नहीं रखती, क्योंकि इसके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त है। संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में जो भी बात लिखी गई है उन बातों का कोई विधिक प्रभाव नहीं, यानी कि उनको कोई विधिक शक्ति नहीं प्राप्त है। यदि अगर उसमें से किसी भी बात या किसी भी जो भी चर्चा की गई है संविधान की प्रस्तावना में, जो भी बात लिखी गई है, उसके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं दायर किया जा सकता, यानी कि वह वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब उसको विधिक पावर ही नहीं है, विधिक शक्ति ही नहीं है, कानूनी शक्ति ही नहीं प्राप्त है, तो उसका कोई विधिक प्रभाव होगा ही नहीं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इंडी वेरीवारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को पलटते हुए दिया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में उसकी सहायता ली जा सकती है, किंतु संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। देखिए 1960 में जो आया था वाद इंडो वेरीवारी यूनियन, ये 1960 में आया था। यहाँ पर देखेंगे 1960 में जब ये वाद आया था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। यद्यपि संविधान की निर्वाचन में उसकी जो है सहायता ली जा सकती है, उससे प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन संविधान का मूल भाग नहीं है, उसको मूल भाग नहीं माना। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वयं के निर्णय को पलट दिया। कब पलट दिया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वयं के निर्णय को पलट दिया। एक कौन सा मामला था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उस वाले मैटर में कहा कि नहीं, जो संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसको संविधान का भाग है, संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में या व्याख्या में संविधान की प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जैसे अन्य उपबंध या अनुच्छेद अपना विधिक प्रभाव रखते हैं, उनको कानूनी शक्ति प्राप्त है, ठीक उस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना को विधिक प्रभाव या विधिक शक्ति नहीं प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां, संविधान में दिया गया आमुख, आमुख का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को ही आमुख कहा जाता है। न्यायालय में लागू नहीं है, हाँ सही है। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है, हाँ ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, हाँ ये भी सही है। संविधान की कानूनी अर्थ निर्णय में सहाय करता है, हाँ, तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में नहीं दिया ऐसा कुछ, सही सभी सही होना चाहिए। हाँ देखिए व्याख्या में इसलिए स्टार लगा हुआ है क्योंकि इनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से सही नहीं है। ऑप्शन भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका प्रियम्बल कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी सभी चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली विशेषण स्रोत पर नहीं लगा, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हो। तो कौन सा है? डी भी है और सी भी है, इस जिससे सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य है, क्योंकि चारों सही है। चारों में से तीन तीन में दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता की तो बात की गई है।
सामाजिक समता की बात की गई है, संविधान की प्रस्तावना में भी है और मौलिक अधिकार वाले भाग में भी है, भाग 3 में भी है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। इसी देखते हैं, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये सही है। सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी या नहीं थी, इस पर कंफर्म नहीं कहा जा सकता। यानी कि इसका कहने का मतलब जब संविधान नहीं बना था उससे पहले ही सामाजिक समानता विद्यमान थी। तो इस पर स्पष्ट नहीं है कि उस समय पहले विद्यमान थी कि नहीं थी, लेकिन संविधान बनने के बाद ये सामाजिक समानता विद्यमान हो गई, क्योंकि संविधान में बाकायदा उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ठीक, इसलिए सामाजिक समानता यहाँ पर संविधान सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई। वही जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया, सामाजिक समानता की बात संविधान में 2 जगह की गई है। एक तो प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के जो न्याय बताए गए थे उसमें एक सामाजिक न्याय भी था। सामाजिक न्याय सामाजिक समता की बात करती है। और इसके बाद संविधान का जो मूल अधिकार है भाग 3, ये कौन सा है, भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी जो 6 मूल अधिकार है ना, उसमें से एक सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो कौन सा, समता का मूल अधिकार। ये समता का मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। इसमें भी सामाजिक समता की बात की गई है। तो ये ऑप्शन इसलिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो चलिए, ये जो चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शासन प्रणाली।